हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वन शॉट सीरीज में। और हम लोग थोड़ा सा 1-2 दिन डिले हो गए थे, मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। पर थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू होने की वजह से कुछ फ़ोन में ख़राबी आ गई थी, टूट वगैरह गया था, तो रिकॉर्डिंग किससे करें, तो सही वगैरह होके आ गया है ये। ठीक है, तो आज से आपकी रेगुलर क्लासें हो जाएगी। 2 दिन का थोड़ा सा बीच में जो गैप था, कोई समस्या नहीं। अभी मैं आपको लैंग्वेज करा दूं। आज शाम को आपके इस चैप्टर की जो हम लोग 3 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों ने थ्योरी पढ़ ली 3 चैप्टर की, उसके एमसीक्यू की लाइव क्लास भी ले ली, और हमने उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी जितने हो सकते हैं उनके भी हम लोगों ने बढ़िया तरीके से उनका रिवीजन कर लिया। आज हमारे सामने नेक्स्ट चैप्टर है, अध्याय नंबर 4, सारणिक डिटर्मिनेंट। आप चिंता मत करिए, अब 1-2 दिन डिले हुए हैं तो मैं तो भी 31 तारीख तक किसी भी हालत में आपको सिलेबस करवा दूंगा। मुझे मेहनत करनी आती है, मैं मेहनत कर लूँगा अपने हिसाब से। आप मत करिए, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, हो जाता है काम। फ़ोन फूट जाए, टूट जाए, हाथ में से गिर गया, क्या कर सकते हैं, सही होने में भी तो टाइम लगता है ना। तो हो गया। अब हम लोग आज आपके सारणिक का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे साहब? सारणिक का इंट्रोडक्शन। और सारणिक का इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे ने 3rd वाला चैप्टर आव्यूह जो मैट्रिक्स है या मैट्रिसेस नहीं पढ़ रखा है तो कृपया करके एक बार रिवीजन कीजिए। मैंने जो वन शॉट बनाए उनसे, फिर ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें फिक्स चीज़ें अगर आप लोग बात करेंगे ना, क्वेश्चंस में भी फिक्स चीज़ें, किस हिसाब से आपको चलना है उस हिसाब से हम लोग चलने वाले। तो आपके सामने अध्याय नंबर 4 है, सारणिक। इसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। एक्चुअल में होता क्या है, कैसे लिखते हैं, कैसे। पहली बात तो हम लोग लिखेंगे एक आव्यूह। शुरुआत हम लोग करेंगे आव्यूह से। क्या लिखेंगे? एक आव्यूह लिखेंगे ए बराबर, और एक आव्यूह कोई सा भी लिख लो आप लोग, 2x2 कोटि का लिख देता हूं। A11, A12, A21 और A22। पहली बात तो सारणिक का मान निकलता है और आव्यूह का मान नहीं निकलता है। और अगर आपको सारणिक लेना है तो वो वर्ग आव्यूह होना जरूरी। सारणिक की पहली शर्त है वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। हमेशा जितनी पंक्तियों की संख्या उतनी स्तंभों की संख्या होनी चाहिए। जैसे ये तो आव्यूह है, लेकिन अगर इस आव्यूह ए का आपको सारणिक लेना है, आप लिखोगे आव्यूह ए का सारणिक। एक बार लिखना बता देता हूँ, फिर इसके मान कैसे निकलेंगे। 1/1 कोटि का मान कैसे निकलता है, 2/2 कोटि का, 3/3 कोटि का। 3/3 कोटि तक हमारे पास सिलेबस में हम लोग 2 और 3 इंपॉर्टेंट है, एक तो सीधा सीधा आ जाता है, वैसे भी उनके मान कैसे निकलेंगे वो भी हम लोग समझने वाले। तो आव्यूह ए का जो सारणिक होगा उसको ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे। इस सारणी के ऊपर ऐसे मापांक लगाया जाएगा, या इसको ऐसे लिखा जाएगा शॉर्टकट, डेट ऑफ ए। जो आव्यूह ए का सारणिक होगा उसको मापांक ऑफ ए, यानी सारणी का साइन होता है। ध्यान, ये 2 खड़ी जो लाइनें है ना, वो सारणी का क्या होता है, साइन होते हैं। या इसको डेट ऑफ ए लिखा जाएगा, क्योंकि देखो डिटर्मिनेंट इसको बोला जाता है, ऐसे लिखा जाएगा। और ये फिर ऐसे लिखा जाएगा हमेशा, ऐसे। अब ये साइन हट जाएगा, आयताकार नहीं होकर ऐसे हो जाएगा। और यहाँ लिखा जाएगा A11, यहाँ लिखा जाएगा A21, यहाँ A12, और यहाँ हो जाएगा A22। आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ये हम लोगों ने इसको लिखने का तरीका बता दिया। इसका एक तरीका और है, मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे लिखा जा सकता है उसको भी। और यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, इसकी कोटि 2/2। कोटि वैसे भी सवाल में आपको दे रखी होगी, और इसको चाहो तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। मैं थोड़ी सी बीच में जगह कर लेता हूँ ताकि आपको, चलो इसको मिटा के लिख देता हूँ। ऐसे लिखो। एक तरीका और है, जैसे डेल वगैरह लिखा जाता है त्रिभुज की तरह, ऐसे डेल, ऐसे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा A11, A12, A21 और A22। ये हो जाएगा 2×2। बेसिक बातें, ज़्यादातर जो नोट्स समझ में आते हैं, जो नोट्स याद होते हैं, वो क्वेश्चंस में याद होते हैं। हम लोग ऑब्जेक्टिव वाली शाम को जो क्लास लेंगे लाइव, उसके अंदर प्लस जो कल वीडियो आएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 और 4.5 बस नॉलेज जो आपके सामने है, उसमें जितने शानदार अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम लोग कवरअप करने वाले। ज़्यादातर 4.1 में सवाल ऐसे हैं जो ABCD के बनते हैं, MCQ का 1 नंबर का सवाल बनता है, लेकिन तो भी जो इंपॉर्टेंट हो गए हम लोग सारे बोर्ड के ऊपर करने वाले। मैं अगर उसमें दोबारा करवाऊँ तो भी कोई समस्या नहीं। हम लोग एक्सरसाइज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, वो हम लोग एक वन शॉट के अंदर लेके आता हूँ। हमेशा से 3 चैप्टर्स चला आ रहा, 4थे चैप्टर नहीं हो जाए। तो एक आव्यूह है ये। तो आव्यूह का मान नहीं निकाला जा सकता, लेकिन सारणी का मान निकाला जा सकता। इसका एक प्रॉपर मान आएगा, एक प्रॉपर मान आएगा। अभी हम लोग मान सीखेंगे। 1 कोटि का, 2 कोटि का, 3 कोटि। ये कोटि है, 2×2 क्या इसकी कोटि है, 3×3 क्या अवयव की कोटि। इनके सारणी के मान अभी हम लोग निकालना सीखेंगे। वही है सबसे इंपॉर्टेंट। वो अगर जिस बच्चे को आ गया मान निकालना, वो इस चैप्टर में पूरा खेल जाएगा। अच्छी तरीके से हम लोग काम कर लें, ठीक है।
तो ये अवयव था, इस अवयव का सारणिक को लिखना है इस प्रकार से, या डेट ऑफ है या डेल्टा बराबर ऐसे लिखा। अब इसको निकालने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको अभी सिखा दूं, ठीक है। तो ये आपके सामने अवयव है, और अवयव जो सारणिक है, सारणिक केवल और केवल वर्ग अवयव के संभव है, बाकी किसी का ही नहीं। ऐसे नहीं 2 गुणा 3 का कर दो, 2 गुणा 3 का नहीं, 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 इनका ही निकलेगा। वर्ग अवयव होना जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। शॉर्टकट रिवीजन इसको ही बोला जाता है। अब देखो, अब हम जो अगली हेडिंग जो लगाएंगे ना, वो हो जाएगा सारणिक का मान ज्ञात करना। सारणिक का मान ज्ञात करना। हमारे पास सारणिक के मान ज्ञात करने के लिए आपको बोलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात चलें तो वो यही हेडिंग है, सारणिक का मान ज्ञात करना। और सारणिक हमारे पास 3 प्रकार से आएगी। पहले हम लोग लिखेंगे 1 गुणा 1 कोटि के सारणिक का मान। जितना हो सकता है मैं आपको उतना बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको चीज़ें यही इसी क्लास में याद हो जाए। बाकी मैंने जितने वन शॉट अभी तक बनाए हैं उसमें ऐसा नहीं किया है कि मैंने किसी चीज़ को हल्के में ले लिया। मैं जो भी चीज़ होती है ना, जितना बेसिक से बेसिक हो सकता है उसको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। 1 बाई 1 कोटि के, आपको पहले देखो एक बात बताऊँ, पहले तो हम लोग एक अवयव भी लिखेंगे हमेशा। 1 बाई 1 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ एक ए ही तो अवयव आएगा, ठीक है, और जिसकी कोटि हो जाएगी 1 गुणा 1। अब इसके सारणिक का मान निकालना मतलब ऐसे ही तो निकलेगा, और वो क्या आ जाएगा ऐसे, मतलब सीधा सीधा क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा सर। जो भी उत्तर होगा वो सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा। ये लो सर, रुकना, मुझे सारणिक का चिन्ह भी लगाना इधर, ये वाला लगा दिए तो ये लो सर। तो 1 बाई 1 तो ज़्यादा नहीं है, 2 बाई 2 भी नहीं, मेन है 3 बाई 3। 3 बाई 3 को 2 बाई 2 में बदलना होता है, प्रसार वगैरह करके हम लोगों ने चीज़ें सीखनी है, उसको बात को ध्यान। एक बार तो आपने पढ़ रखा होगा ना पहले, अब तो रिपीट रिवीजन चल रहा है। तो ये है 1 बाई 1 कोटि का कोई भी आ जाए मान, कुछ भी अंदर हो सीधा आंसर आ जाएगा। चाहे +5 है तो +5, -5 है तो -5, 10 है तो 10, -10 है तो -10। सवाल 1 बाई 1 कोटि का नहीं आएगा, सवाल कुछ और आएगा। ये आपके सामने 1 कोटि का हो गया। अब आप लिखोगे 2 गुणा 2 कोटि के सारणिक का मान। 2 गुणा 2 कोटि के सारणिक का मान। अगर 2 बाई 2 कोटि का कोई सारणिक आ जाए, जैसे आपके सामने ऊपर लिखा हुआ, इसका कैसे निकालेंगे? तो पहले हम लोग ये आपके पास एक सारणिक है, सपोज दैट A11 A12, मैंने यहाँ गलत लिख दिया था ना, यहाँ गलत लिखा, देखो यहाँ 1 2 आएगा और यहाँ 2 1 आएगा। दूसरी पंक्ति हो गया, पहला स्तंभ हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा A21 और ये हो जाएगा A22। अब ध्यान देना साहब, अगर मुझे इस सारणिक A का मान ऐसे निकालना, मुझे सारणिक का मान निकालना है, तो करना क्या होगा, पहले हमेशा ये गुणा होंगे आपस में, इनको गुणा करवाना आपस में। तो इनको जब हम लोग गुणा करवाएंगे तो गुणा कौन हो जाएगा, A11 गुणा हो जाएगा A22 से, ठीक है। ये गुणा हो गया। फिर आपको इन दोनों को आपस में गुणा करना है। बीच में चिन्ह किसका आएगा बाद की बात करें। ये हमेशा इससे गुणा होगा पहले, फिर ये इससे गुणा होगा, फिर ये इससे गुणा होगा। तो जब ये गुणा होगा तो ये आपका जो A21 है वो गुणा हो जाएगा A12 के। और हमेशा ध्यान रखना बीच में चिन्ह आएगा माइनस का, हमेशा बीच में चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। ये आपके पास 2 बाई 2 सारणिक के मान निकालने का तरीका है। 2 गुणा 2 कोटि का अगर आपके पास अवयव दे रखा है या सारणिक दे रखा है तो उसका मान निकालने का एक ही तरीका है, आपको इनको तिरछा गुणा करना है। ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, बीच में चिन्ह माइनस का, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, बीच में चिन्ह माइनस का। हमेशा बीच में माइनस का चिन्ह आएगा। वहां पर हम लोगों ने जब अवयव पढ़ा था ना, जब हम लोगों ने वहां 2 अवयवों का गुणा किया था आपस में, तो वहां हमेशा प्लस का चिन्ह आता था। किसका चिन्ह आता था, प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक स्तंभ के प्रत्येक अवयव से गुणा होने के बाद हम लोगों ने बीच में जो चिन्ह लगाए थे ना, वो आपके थे प्लस के चिन्ह। यहाँ आपको लगाना है माइनस।
3/3 कोई मुश्किल नहीं है, प्रसार आपको करना आना चाहिए। हम लोग प्रसार करेंगे, प्रसार में आपको सिखाऊं कैसे। पहले 2 पढ़ो, अगला मैं मिटा के करूंगा अभी, यहाँ पर साथ में मतलब नहीं रहेगा, समझ में नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। मैं आपके सामने सपोज एक एग्जाम्पल रखता हूँ, ठीक है। जैसे एक ए आपके पास सारणिक है और वो दे दिया 2, 3, 5 और क्या दे दिया 7 दे दिया, और ये आपके पास है। और इसमें आपको मान निकालना है सारणिक ए का। किसका मान निकालना? सारणिक ए का। तो मैंने बताया था ये हमेशा इससे गुणा होगा, तो 2 को 7 से गुणा करोगे 14, ये हमेशा इससे गुणा होगा, तो 5 को 3 से गुणा करोगे 15। बीच में चिन्ह किसका आता है? बीच में चिन्ह आता है माइनस का। तो सारणिक ए का जो मान आएगा वो आ जाएगा -1, क्योंकि 15 में से 14 जाएगा तो -1 बचेगा। ये हम लोग एनसीईआरटी के सवाल जब शुरू करेंगे तो आपको और भाषा समझ में आती है, ज़्यादा समस्या है नहीं। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग एग्जाम्पल समझना चाहो तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे भी देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास a बराबर -5 है, ठीक है। तो इसमें सारणिक ए का मान सीधा सीधा कितना आ जाएगा? अंदरवाला -5, बात खत्म। अंदरवाला आ जाएगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत रहेगी नहीं वहाँ पर। तो 2/2 और 1/1 तो सारणिक में बहुत सिंपल ही होते हैं, ज़्यादा ऐसे लंबा चौड़ा काम नहीं होता है कि आप लोग सोचेंगे ज़्यादा कि कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। एक सारणी को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। मैंने आपको एक आव्यूह दे रखा होगा 2/2 कोटि का या 3/3 कोटि का। ज़्यादातर सवाल आपके 100% जो सवाल है 2/2 कोटि के और 3/3 कोटि के हैं। तो 2/2 कोटि के सारणी का मान हमेशा अवयवों को तिरछा गुणा करना, ये हमेशा इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, और बीच में चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। गुणा भाग है, बेसिक कैलकुलेशन है, वही करना। अब हम लोग जो 3/3 आएगा ना उसको हम लोग 2/2 में बदलेंगे, और 2/2 में बदलने के बाद वापस प्रोसेस सेम लगेगा, ये इससे गुणा और ये इससे गुणा, ये काम आपको करना है। उम्मीद है मैंने जितनी बातें आपके सामने बोर्ड पे लिखी है, और ये जो चीज आपके सामने लिखी है इसके लिए लिख देता हूं, ये केवल वर्ग अवयव पर लागू होता है, ये केवल वर्ग अवयव पर लागू होता है। ऐसे नहीं होगी यहाँ 2 गुणा 3 कोटि का आ गया, 3 गुणा 2 कोटि का आ गया, 1 गुणा 2 कोटि का आ गया, 3 गुणा 4 कोटि का आ गया, ऐसा नहीं। अवयव आप किसी भी कोटि का ले सकते थे, हमने खूब सारे लिए, अलग अलग लिए, बट सारणिक में आपको एक वर्ग अवयव होना जरूरी है। जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ होने चाहिए। 2/2 और 3/3 के सवाल हैं आपके ज़्यादातर पूरी प्रश्नावली के अंदर। उसमें एक पहला पॉइंट आपके सामने आया है जो मैंने आपके सामने रख दिया सर, क्योंकि आप चाहे 4.5 तक पढ़ेंगे, चाहे विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे, अगर आपको सारणिक का मान नहीं निकालना आता है ना, अगर आपको सारणिक का पता नहीं है कि मैं 2/2 के सारणिक का मान कैसे निकालूं या 3/3 का कैसे निकालूं, फिर समस्या होगी। 3/3 में क्या होगी? 3 पंक्तियां होगी, 3 स्तंभ होंगे, R1 R2 R3 होगा, और 3 स्तंभ C1 C2 C3 होंगे। तो उसमें फिर क्या करना होगा? आपकी इच्छा है भाई, आप किसी से प्रसार करो। आप R1 से प्रसार करोगे तो भी समस्या नहीं, R2 से प्रसार करोगे तो भी समस्या नहीं, R3 से प्रसार करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, C1 से प्रसार करो, C2 से प्रसार करो, C3 से प्रसार करो। सारणिक के मान में कभी कोई फर्क नहीं आता, सारणिक का मान वैसा आता है जैसा जैसा किसी से भी आएगा। लेकिन दिक्कत ये होती है R1 से चेंज करते हो तो प्लस माइनस प्लस आता है। मतलब मैं आपको बताऊंगा अभी क्या प्रोसेस चलेगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो सर, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट के रूप में बदलो और इसको बढ़िया तरीके से नोट करना। हाँ जी सर, क्या क्लियर हो गया क्या यहाँ तक? बढ़िया तरीके से हर चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, चिंता मत करो, है ना, क्योंकि मेन सारणी का मान ही है, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या मिटा दूं क्या मैं इसको? बिल्कुल सर, मिटाना जा रहा हूँ मैं आपको। अवयव तो एक बार पढ़ा है, और यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ 3 नंबर वाला। ठीक है, कैसे प्लस माइनस के चिन्ह याद करने हैं, कैसे नहीं करने, वो मेरा काम है, आप चिंता मत करिए, है ना, वो मैं अभी आपको सब बता दूँ। 3/3 को 2/2 में बदलना, और 2/2 में बदलने के बाद अभी तो हमने मेथड पढ़ ही लिया, 2/2 को तो चेंज करना इजी है, कोई समस्या है ही नहीं उसमें तो, है ना। चलो सर, 3 नंबर है आपके सबसे महत्वपूर्ण,
वो है आपके 3 × 3 कोटि के सारणिक का मान। ठीक है, तो मान याद करना तो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास सपोज डेट ए बराबर कुछ अवयव दे दिया ऐसे 3 × 3 का है, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और कोटि है 3 × 3 की। कोटि कितनी है? 3 × 3 की है, तो कोई समस्या यहाँ पर आपको आएगी नहीं। अब मैं इसको बताता हूँ। देखो, इसमें अगर हम लोग एक्चुअल में बात करके चलेंगे ना साहब, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका R1 है, ये आपका क्या है? R2 है, R3 है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3। अब मान निकालने के लिए आप किसी से भी प्रसार कर सकते हो। मैं आपको एक बार लिखता हूं R1 से प्रसार, R1 से प्रसार करने पर क्या लिखेंगे? R1 से प्रसार करने पर। तो R1 से प्रसार हम लोग जब करेंगे तो आपको सारणिक का मान नहीं लेगा। तो R1 वाले अवयव पहले लिखना है। देखो, पहले अवयव लिखना है A11, फिर ये लिखने के बाद 3/3 वाला 2/2 में बदल जाएगा। A11 लिखना है, फिर 2/2 का, फिर चिन्ह आएगा माइनस का। A12 फिर ये वापस 2/2 में बदल जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे प्लस का A13, फिर ये 2/2 में बदल जाएगा। मेन मुद्दा है एक मेथड समझ में आना चाहिए कैसे काम करेगा कैसे नहीं। अब कोई बच्चा कहेगा सर कैसे पता लगा आपने यहाँ प्लस लिया, यहाँ माइनस लिया, यहाँ प्लस लिया? तो रुको भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? सब बताऊंगा, मस्त रहो आप लोग, थोड़ा सा देखते जाओ, आगे बढ़ो थोड़ा सा। सब्र का फल मीठा होता है ना। अब देखो, आपको करना क्या है, अब जिस पंक्ति में खड़े हो ना, जिस अवयव पर खड़े हो उसकी सीध में दोनों तरफ दाएं और नीचे आपको कट करना है हमेशा। तो देखो, आप सोचो थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूं, मैं इसे थोड़ा कट करके बताता हूं। इसकी सीध में इस बार ये कट हो गया, इस बार ये कट हो गया। तो जो कट होने के बाद आपको जो नजर आ रहा है ना वो इसके अंदर आएगा। ये देखो A22, यहां क्या आएगा? A22 A32 A32 A23 और A33। और अभी आपने सीखा 2/2 का, तो बड़ा इजी काम है साहब, बहुत सिंपल काम है। कैसे सर? ये इससे गुणा और ये इससे गुणा, है ना, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, मेन चिन्ह वाला फर्क है। अब देखो, अब हम लोग चले अगले वाले में A12 में। A12 का मतलब ये तो कटेगी कटेगी, लेकिन इस बार ये कट जाएगी। देखो, ये कटी, इस बार ये कटी, तो बचा क्या? A21 A23 A31 ये 3 भाई, यही तो बचा। इसके सामने वाला ये तो कटा हुआ है, तो ये अगर आप लोगों ने काट दिया तो ये और यही तो बचेगा। और क्या बचेगा यहाँ पर? तो बचने में क्या बचा? A21, ये और ये कटा A21 और A31, ये कटने के बाद ये कट गया, और A23 और A33, और इनको गुणा करवाना बड़ा सिंपल है सर, बड़ा सिंपल। आगे वाले में हम लोग जब चलेंगे तो आगे वाले में क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहा है वो देखो, A21 A22 A21 A22 A31 A32 A31 A32, ये इससे गुणा और ये इससे गुणा। ये आपको करना है, मैं क्वेश्चंस में आपको और बेहतरीन तरीके से बता दूंगा। अब मैं आपको एक नोट डाल के पॉइंट लिखवा देता हूं, आपको प्लस माइनस कैसे याद रखना। 3/3 में आपको चिन्ह कैसे याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो चिन्ह याद रखने के लिए पहले ये लिख देता हूं कि अगर ये R1 से प्रसार किया आप लोगों ने, यह प्रसार आप करोगे R2 से, या हम लोग प्रसार करेंगे R3 से, या हम लोग प्रसार करेंगे आपके C1 से, या हम लोग प्रसार करेंगे C2 से, या हम लोग प्रसार करेंगे C3 से। क्योंकि ये जो प्लस का आएगा, देखो प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह मेन डिसाइड करने वाले। चिन्ह में कैसे ध्यान रखना है, R1 से प्रसार करोगे तो पहले प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा।
R1 से अगर आप लोगों ने प्रसार किया तो ये जो आप ओपन करोगे इसमें प्लस माइनस प्लस आएगा, R2 में आएगा आपका माइनस प्लस माइनस, याद रखना R1 में प्लस माइनस प्लस, R2 में माइनस प्लस माइनस, R3 में वापस प्लस माइनस और प्लस। मैं ज़्यादातर कोई इतनी बड़ी बातें आपके सामने नहीं की है, एकदम सिंपल सा काम आपके सामने किया है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक बार आप यहाँ तक देखो, मैं आपको आगे और बताता हूँ क्या करना क्या नहीं करना। बताओ सर, मैंने आपको ये समझाया साहब कि अगर आप लोगों ने R1 से प्रसार किया, आप प्रसार किसी से भी कर सकते हो। आप किसी बच्चे ने अगर R1 से प्रसार किया, किसी ने R2 से किया, किसी ने R3 से किया, लेकिन सारणी का मान एक जैसा आएगा, उत्तर में कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम आएगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर आप लोग R1 से प्रसार कर रहे हो तो प्लस माइनस प्लस, देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अगर आपने R2 से प्रसार किया तो माइनस प्लस माइनस। आपको सर कोई जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं, लेकिन अगर एग्जाम ने बोल दिया ना कि R2 के सापेक्ष इस सारणी का मान ज्ञात करो, फिर तो R2 से ही करना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आप और हम लोग गरीब हो जाएंगे उस समय गरीबी हम गरीबी सताएगी, अरे यार सब सीख लेते तो क्या हो जाता, फिर अब मेरे को और आपको रिग्रेट होगा और क्या होगा, है ना। गरीब नहीं बनना हमें मैथमेटिक्स में अमीर बनना। गरीब रुपए पैसे से नहीं बनते, जिसको मैथमेटिक्स अच्छी आती है ना वो अमीर है, ध्यान रखना। जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती है, कम आती है, वो गरीब है। आगे बात समझ में? बिल्कुल सर। तो R1 से हमेशा चिन्ह प्लस माइनस प्लस, R2 से चिन्ह माइनस प्लस माइनस, R3 से चिन्ह प्लस माइनस प्लस। किसी ने बोला सर हम तो C1 से प्रसार करेंगे, तो कर ले भाई। C1 से प्रसार करते हुए चिन्ह ध्यान रखना प्लस माइनस प्लस, C2 से माइनस प्लस माइनस, C3 से प्लस माइनस प्लस। और 2/2 के 3/3 को 2/2 में कैसे ओपन करना है? जिस अवयव का मान निकाल रहे उसके सापेक्ष उसको बोलना है। हम लोगों ने यहाँ पर किसको बोला था? पहले वाले में देखो, पहले वाले में इनको बोला था। देखो ये जो दिखाई दे रहा है वो आपका उत्तर हो जाएगा। फिर ऐसे जिस में आ रहे हो, जिस चीज में आप खड़े हो ना, उसके सापेक्ष और उसके नीचे, उसके दाएं बाएं और उसके नीचे आपको बोलना। बाकी जो दिखाई दे रहा है वो मैं आपको मान में अच्छी तरीके से बताऊंगा, चिंता मत करो आप लोग। तो ये सब आपके सामने है, सारणी का मान ज्ञात करना जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा समस्या आएगी नहीं। एक्चुअल में तो यही है प्रश्नावली में, ज़्यादातर चीज़ें जो आप सोचेंगे ना, इससे ज़्यादा कोई इतना कोई बाहर से नहीं आएगा। आप सोच नहीं सकते कि कोई बाहर से आ जाए। ज़्यादातर इसकी जो लैंग्वेज याद होती है वो क्वेश्चन से समझ में आती है। अब जो पॉइंट बता रहा हूँ उनको याद तो करने पड़ेंगे। फिर मैं अगर कहीं ये लिखूँ ना, मैंने लिख दिया प्लस माइनस प्लस, तो फिर मन में डाउट ये ना आए आपकी सर ये क्यों लिख दिया आपने, ये कब बताया। तो कम कृपया करके जब पढ़ो ना तो मन से पढ़ो, शानदार तरीके से मन लगाकर। क्या आपको सारणी का मान आ गया? क्या 2/2 का सिंपल है, 2/2 में तिरछा गुणा करवाना, बीच में चिन्ह माइनस का लाना है, कोई समस्या नहीं। यहाँ बार नंबर होगा, गुणा भाग हम लोग कर लें, हर चीज़ में काम आएगा। तो ये है जो आपके सामने बताए। अभी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम लोग पढ़ने वाले। बोलो सर। त्रिभुज का क्षेत्रफल है वही उपसारणिक सेखंड वगैरह पढ़ने, व्यतकर्मणीय अव्यतकर्मणीय अवयव, है ना। सेखंड पढ़ लिया, सेखंडज हमें पढ़ना है, से गुणनखंड हो गया, उपसारणी हो गया। मेन यही बातें हैं। व्यतकर्मणीय अवयव कैसे निकलेगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं है, क्वेश्चंस मैं आपको शानदार कराऊंगा जिससे लैंग्वेज और बढ़िया तरीके से कवर अप। लैंग्वेज ज़्यादातर कवर अप हो जाती है जब हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं अच्छी तरीके से, कोई ज़्यादा समस्या आती नहीं उसमें। बताओ सर, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह। फिर अगली स्लाइड में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ाऊंगा, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, और फिर आपको संरेख बिंदु यानी कोलिनियर जो पॉइंट होते हैं उनके बारे में आपको बताने वाला। फटाफट करो साहब, इसको ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह। मैंने तो अपनी तरफ से शानदार तरीके से आपको बातें बता दी, ठीक है। तो उम्मीद है हम लोगों ने सारणी के बारे में पढ़ा है। सारणी होता क्या है, सारणी का मान निकालना 1/1 कोटि का, 2/2 कोटि का और 3/3 कोटि का। 2/2 तो सिंपल ही था, 3/3 में आपको प्रसार करना आना, किसी के सापेक्ष करो, R1 R2 R3 C1 C2 C3। 3 स्तंभ है, 3 पंक्तियां, 6 तरीके से आप लोग प्रसार कर सकते हो। एक मैथमेटिक्स ये कहती है कि ज्यादातर जहां पर मान 0 आ जाए उसके सापेक्ष ज्यादा करना होता है, क्योंकि 0 आने से क्या फायदा होता है, सपोज दैट यहाँ 0 आ गया और यहाँ बाहर 0 आ गया, तो फिर अंदर गुणा करवाने की जरूरत कहाँ। तो बाहर तो 0 होने से अंदर कुछ भी हो, वैसे भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो कैलकुलेशन के लिए अगर आपको एक 0 दिखाई दे दे, वहां से प्रसार कर लो। 2 दिखाई दे दे, 2 से कर लो। आपको सर अगर 3 0 दिखाई दे दिए तो सारणी की शून्य अभी हो गया भाई,
तीनों जीरो का मतलब शून्य अवयव होता है, आपने पढ़ा था ना सारणी उसमें अवयव के अंदर। तो ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको जो मन करे आपको गुणा भाग सिंपल करना है तो उस हिसाब से करना, आप किसी से भी प्रसार करेंगे कोई समस्या नहीं। हम लोग ज़्यादातर 95 या 99% जो काम करते हैं वो हमेशा R1 से करते हैं। तो R1 के ज़्यादातर बच्चों के चिन्ह याद ही रहते हैं, प्लस माइनस प्लस, ताकि दूसरा चिन्ह दिमाग में नहीं घूमे। बाकी सिंपल ही है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, बात खत्म। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी देखो हम लोगों ने सारणी के बारे में पढ़ लिया, सारणी को मान कैसे निकालते हैं वो पढ़ लिया, क्योंकि अगर वो नहीं आता ना फिर आगे जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ आपके लिए डिफिकल्ट होने वाली, पहले कह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अभी हमारी जो पहली हेडिंग आएगी अभी वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकालना आपको? त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और सबको बताया कि त्रिभुज का मतलब तीन भुजाओं से घिरी बंधाकृति। ये आपका ए बिंदु है जिसके निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं x1, कोमा क्या हो जाएगा y1। फिर हमारे पास बी बिंदु है जिसके निर्देशांक हो जाएंगे x2, कोमा में y2। एक सी बिंदु है जिसके निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं x3, कोमा y3। और आप लिखोगे अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, याद रखना, मैं पहले ही कह रहा हूं, क्या रखना आपको? याद रखना, दूसरा कोई बहाना नहीं होना चाहिए आपके पास। 1/2 यहां हो जाएगा x1, x2, x3, y1, y2, y3, इधर एक, इधर एक और इधर एक। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। एक आपने सूत्र पढ़ा होगा पहले जब हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे, जो सूत्र कि 10th क्लास में एक कैसे सूत्र आता था कि इसको हम लोग ओपन करेंगे ना R1 से प्रसार करके x1, y1 और एक से, तो बढ़ना वही है। इसको C1 से प्रसार करने के बाद वही चीज़ें आती, लेकिन आपको त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इसको याद करना है। किसी भी कंडीशंस में ये आपको याद होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये तो वापस 3/3 का बन गया, मैं कहूँगा बिल्कुल बन गया 3/3 का। और अगर ये 3/3 का है तो वापस प्रोसेस अभी आपको बताया था। 3/3 के सारणी का मान आपको कैसे निकालना वो आपके ऊपर निर्भर अब करने वाला, तो ये हो गया। और अगर आपके पास, ध्यान रखना, गलती से कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर दिया 0 के, कितना आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया साहब? 0 आ गया। आपके पास अगर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया? 0 आ गया। और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो इसका मतलब ये जो शर्त होती है ना वो होती है 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध है। तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त है, ध्यान रखना। संरेख होने की क्या है आपके शर्त? अगर किसी ने बोल दिया कि तीनों बिंदु संरेख, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर कर दो? 0 के। ये जो सूत्र है वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। लंबा चौड़ा काम मैं आपके सामने बढ़ाना नहीं चाहूंगा किसी प्रकार से कि आपको फालतू में बातें बोल दूं कि कैसे अलग अलग बातें बोलूं, आपको हार्ड नहीं करना। हमें याद दे रखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 बिंदु दे रखे होंगे, x1, y1, x2, y2, x3, y3। याद करने का तरीका x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 0, एक आपको ध्यान रखना। ये फिक्स है, यहाँ पर ये बिंदु आएगा। यहाँ पर आपके पास मान दे रखे होंगे तो हम लोग x1, y1, x2, y2, x3, y3 के मान रखेंगे तो आपके पास एक 3/3 का सारणी बनेगा। और 3/3 के सारणी को सॉल्यूशंस करने का तरीका R1 से प्रसार, R2 से प्रसार, R3 से प्रसार, या 3 स्तंभ C1 से प्रसार, C2 से प्रसार या C3 से प्रसार, हम लोग अपनी इच्छा से उसके हिसाब से प्रसार करेंगे और आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक मान आता है, धनात्मक ही लेना होता है। और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास 0 आ गया तो ये 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त है। कितने बिंदुओं के संरेख होने की शर्त? 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त है, जो आपको विशेष तौर पर क्या रखनी है?
ध्यान रखनी। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी भी प्रकार की। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल वगैरह इसकी बात आपको करनी है। अगली स्लाइड में मैं आपको जो बातें बताऊंगा वो आपके अब उप सारणिक और सहखंड की है, जो सबसे इंपॉर्टेंट। फिर सहखंड है व्यतकर्मणी, अव्यतकर्मणी, अभी पढ़ने के बाद सारी बातें क्या हो जाएगी आपके क्लियर हो जाएगी। ज़्यादा लंबा चौड़ा काम आपके पास रहा नहीं। तो बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ को नोट करो, एक एक स्क्रीनशॉट लो, शानदार तरीके से आपको इनको लिखना। तो अगली स्लाइड हमारे है उप सारणिक और सह गुणनखंड, या जिनको माइनर और कोफैक्टर्स आप लोग बोलते हो, उनको हम लोग क्या करने वाले हैं, ज्ञात करने वाले। तो उम्मीद है त्रिभुज के क्षेत्रफल और संरेख की आपको सर समझ में आई होगी। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं उप सारणिक और सहखंड। अब देखो हम लोग आगे चलते हैं और आगे हमारी हेडिंग है उप सारणिक और सहखंड। एक सहखंडज अलग आएगा, ध्यान रखना। ये आपके माइनर और कोफैक्टर्स होते हैं, वो सहखंडज एडजॉइंट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो हमारी अभी जो हेडिंग रहने वाली वो है उप सारणिक क्या हेडिंग रहेगी, उप सारणिक तथा सेकंड। अभी आपको इनको केवल और केवल एक बार सूत्र याद रख लेना, बाकी सवालों के अंदर मेन चीज पता लगती है कि एक्चुअल में इनको करना कैसे। मेन मुद्दा वही है, ध्यान रखना। मेन मुद्दा सवालों में ही होगा। अब मैं इतना लंबा चौड़ा इसको करने से, एग्जाम्पल देने से, वहां जब मैं करवाऊंगा ना आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक सीधा सीधा बता देता हूं कि देखो, पहले तो आपको लिख देता हूं एक वर्ग अवयव ए आई जे का उप सारणिक बराबर। उप सारणिक को हमेशा आपके माइनर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माइनर बोला जाता है। इसका मतलब एम लिखा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। अब कैसे निकलेगा और कैसे नहीं निकलेगा वो मेरे ऊपर छोड़ दो। आप लोग कैसे निकालना और कैसे नहीं निकालना वो मेरे ऊपर छोड़ दो, आप ज्यादा चिंता करो मत। ठीक है, तो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। सपोज दैट एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूं। सपोज दैट यहाँ 1 है, 2 है, 3 है और क्या है 4। यहां पर 4 उप सारणिक आ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बोले आपको कि आपको 1 का उप सारणिक निकालना, किसका निकालना, 1 का उप सारणिक निकालना, तो ज्यादा कुछ भी नहीं करना। इसकी सीध में से बोल जाओ। जिसके बारे में पूछा गया, 1 का पूछा गया तो 1 के सीध में और नीचे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, 4 दे रहा है। इसका मतलब 1 का जो उप सारणिक होगा वो हो जाएगा 4। 1 का उप सारणिक कौन हो जाएगा, 4। वैसे ही 1 मिनट, वैसे अगर 2 का कोई पूछ ले तो 2 के ऊपर से और 2 के सामने क्या दिखाई दे रहा है आपको, 3। क्या दिखाई दे रहा है आपको, 3। तो 2 का उप सारणिक कौन है, 3। 2 का उप सारणिक कौन है, 3। वैसे 3 का पूछ ले तो 3 में आपको इसको गायब करना और इसको गायब करना। 3 का उप सारणिक में 3 की सीध में 3 के ऊपर गायब करना। सामने कौन दिखाई दे रहा है आपको, 2 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 3 का उप सारणिक कौन हो गया, 2। अब 4 का निकालना, 4 वाले के सामने गायब कर दो। क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1। तो 4 का उप सारणिक कौन हो जाएगा, 1। ऐसे करना आपको। सर रुकिए थोड़ा सा, ये तो 2 गुणा 2 कोटि का है। अगर 3 गुणा 3 का है तो फिर तो मुसीबत होगी। तो भाई 3 गुणा 3 को हम लोग 2 गुणा 2 में चेंज करना आता है हमें, कोई समस्या नहीं, मैं सब बता दूंगा आपको। ठीक है, ये इसका आपको उप सारणिक ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। अगली जो हेडिंग इसमें रहेगी वो है एक वर्ग अवयव ए आई जे का सहखंड बराबर हो जाएगा सी आई जे। इसको सी आई जे बोल दो या उसको ए आई जे भी लिखा जाता है, क्यों कहीं की किताबों में ए आई जे भी दे रखा है। कैसे निकाला जाएगा, -1 की घात हम लोग लगाएंगे आई प्लस जे और गुणा में आ जाएगा एम आई जे। सूत्र याद रखना है, कैसे ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात नहीं करना है। तो आपको एक चीज तो समझ में आ जानी चाहिए, क्या सर, कि अगर आपको सहखंड निकालना है, क्या निकालना है आपको, सहखंड निकालना है, तो उस स्थिति में आपको उप सारणिक तो चाहिए। बिना उप सारणिक आप सहखंड नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आपको ए आई जे चाहिए या सी आई जे एक ही बात होती। तो -1 की घात आई प्लस जे, उसमें एम आई जे से गुणा कर, मतलब प्रत्येक बार उस अवयव को उसके उप सारणिक से गुणा करना। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो ज्यादा मेरे को नहीं लगता इसमें कोई मुश्किल सा आएगी। आपको सवाल में कह रहा हूं और बेहतरीन तरीके से समझाएं। अब देखो मैं आपको 2 पॉइंट लिखवाता हूं।
2 पॉइंट कौन से सर, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज दैट आपने एक अवयव लिया A11, एक अवयव का एक अवयव लिया A11, तो इस A11 का जो से खंड आएगा वो कैपिटल A11 आएगा, बिल्कुल आएगा, और I और J का मतलब A11। फिर आपने लिया A12, भाई पहली पंक्ति ले रहे हैं तो इसका से खंड क्या आएगा, कैपिटल A12, फिर A13 और कैपिटल A13। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी पंक्ति या किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयव के उसी अवयव के से खंड से गुणा करके अगर आप लोगों ने जोड़ दिया तो ये आपको सारणी का क्या दे देगा, मान दे देगा, सारणी का मान। ये उससे क्या दे देगा आपको, सारणी का मान। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप लोगों ने उल्टा कर दिया, कैसे, आप पंक्ति ले रहे हो दूसरी वाली, दूसरी पंक्ति ले रहे हो, इधर भी दूसरी पंक्ति ले लेते हैं A22, फिर आपने ले लिया A23। भाई आप ले तो पंक्ति दूसरे वाले अवयव रहे हो और उसके आपने क्या नहीं लिया, से खंड नहीं लिया, आपने तीसरी के ले ली, A31 ले लिया, A32 ले लिया और A क्या ले लिया, 32। मतलब यहाँ क्या था, उसी अवयव के उसी से खंड से गुणा करवाया, सेम अवयव के सेम से खंड से गुणा, सेम अवयव के सेम से खंड से गुणा, सेम अवयव के सेम से खंड से गुणा करवा के जोड़ने पर तो सारणी का मान निकाला जा सकता है। लेकिन अगर आपने किसी पंक्ति को तो दूसरी पंक्ति लिया, उसके से खंड तीसरी पंक्ति के ले रहे हो और फिर अगर आप लोगों ने उनको जोड़ दिया तो वो आपको उत्तर कितना दे देगा, 0। सीधा सीधा उत्तर क्या दे देगा आपको, 0 दे देगा। ये बात आपको ध्यान रखने से, इनको मैंने आपको और ज़्यादा अगर बेहतरीन तरीके से आपको समझना है तो फिर तो वो शॉर्ट आपको देखने पड़ेंगे वीडियो जो शुरुआत में रखें। अभी वन शॉट में इतनी बातें अगर पढ़ाने लग गया ना तो आप खुद ही कह दो सर इतना कोई बड़ा वीडियो बनाता है क्या, तो इतना बड़ा वीडियो नहीं बना सकता मैं। वीडियो अगर लैंग्वेज 1 से 1.5 घंटे में ख़त्म करनी फिर करनी, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं। मैं इसमें अगर 3-4 घंटे लगा दूंगा लैंग्वेज, फिर क्यों उसमें 4 घंटे लगा दूंगा, 2 घंटे लाइव ले रहा हूँ, एक चैप्टर में 10 घंटे, आप 2 दिनों में पढ़ थोड़ी पाओगे यार। खुद भी सोचो ना, इनको ध्यान रखना। आपको जो चीज़ें हैं, मैं तो आपको रैपिड रिवीजन का क्या मतलब होता है, आपने जो चीज़ें पढ़ रखी हैं उनको खोद खोद के थोड़ा सा ऊपर निकाल रहा हूँ, आपके दिमाग में आएगी हाँ सर हमने ऐसा पढ़ा था, ये हमारा डाउट था, अब हमारा डाउट क्लियर हो गया, बात खत्म। बाकी इनको तो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज अलग अलग 4.1 का इंट्रोडक्शन अलग पढ़ा रखा है, 4.2 का अलग पढ़ा रखा है, 4.1 के उदाहरण अलग करवा रखे हैं, 4.2 के उदाहरण अलग करवा रखे हैं। तो वो वीडियो है ना। हाँ, ये वीडियो अपने आप में ठीक है कि अगर किसी बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा था आप रैपिड रिवीजन से काम चला सकते हो, लेकिन आपको डीप पढ़ना है तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा। हर चीज़ आपको एक एक चीज़ क्या करनी पड़ेगी, कवर अप। ये तो उप सारणिक और से खंड है। अब उप सारणिक और से खंड में अभी मैं कोई भी A11, A12, A13 लेके 3x3 कर समझाना चाहूँ ना, कुछ भी समझ में नहीं, पल्ला ही नहीं पड़ेगा आपका। लेकिन जब हम लोग इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे ना, आपके कल जो क्लास आएगी उसके अंदर, फिर आप देखना आपको लगेगा कि से खंड और उप सारणिक। आपको इतना ही ध्यान रखना है, उप सारणिक MIJ होता है, मतलब A11 का उप सारणिक M11 हो जाएगा, A12 का उप सारणिक M12 हो जाएगा, मतलब I और J चेंज होते रहे। वैसे यहाँ पर कर दिए, और उसी पंक्ति के उसी से खंड से गुणा करके जोड़ने पर तो सारणी का मान प्राप्त होता है। लेकिन अगर किसी पंक्ति के अवयवों को दूसरी पंक्ति के से खंड से गुणा कर दिया, मैं अवयव तो दूसरी पंक्ति के ले रहा था, से खंड तीसरी पंक्ति के ले रहा हूँ, अगर गुणा करके जोड़ दिया तो उत्तर 0 आ जाएगा। आप करके देख लेना, मैं आपको करवाऊंगा, सिद्ध करने वाले सवाल भी अपने, चिंता मत करो। तो उम्मीद है उप सारणिक और से खंड के बारे में सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ज़्यादा हेडेक लेके मत चलना, इसको बढ़िया तरीके से करो इसको। और अगली हेडिंग जो आपको पढ़नी है वो है आपके अवयव का से खंडज और उसका व्युत्क्रम। क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसका अवयव का से खंडज और व्युत्क्रम। उसको भी आपको याद ही रखना। अभी तो से खंडज कैसे निकलेगा कैसे नहीं निकलेगा वो मेरे ऊपर छोड़ दो आप लोग, चिंता मत करो, ठीक है। मैं बता दूंगा सारी चीज़ें क्या है। और पहली बात, से खंडज बिना इसके निकलेगा ही नहीं। अब आप सोचो, देखो उप सारणिक निकालना है तो ठीक है, से खंड निकालना, पहले उप सारणिक निकालो फिर से खंड निकालो। और अगर आपको से खंड है और अगर आपको से खंडज निकालना है, क्या निकालना, से खंडज निकालना है, तो उप सारणिक निकालो फिर से खंड निकालो, फिर इसका आपको अवयव का परिवर्त करना पड़ेगा। परिवर्त हम लोगों ने पढ़ा ना, पंक्तियों को स्तंभ बना दो। 3x3 में 2x2 में एक नया नियम बताऊंगा, उसमें आपको से खंडज निकाल। सोच के देखो थोड़ा सा, मैथमेटिक्स तो जुड़ी हुई है ना एक चीज़ से। तो बढ़िया तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग आपके पढ़ते हैं अवयव का से खंडज। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ आ रही है वो आपके बहुत काम की है, ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान से सुनना। अवयव का से खंडज पढ़ते हैं, फिर मैं आपको व्युत्क्रम में अवयव पढ़ाता हूँ क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो हमारी जो हेडिंग रहने वाली है वो है अवयव का से खंडज। क्या रहेगी हेडिंग हमारी,
अवयव का सेखंडज। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इंग्लिश का नाम जानबूझकर लिख रहा हूं ताकि आपको एडजॉइंट से फिर मैं लिखो ना शॉर्टकट में इसको, तो कोई समस्या नहीं है। पहली बात तो इसको लिखा कैसे जाएगा, देखो एक वर्ग अवयव, एक वर्ग अवयव ए बराबर ए आई जे का सेखंडज। ऐसे लिखा जाएगा उसको, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या लिखा जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए लिखा जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, एक वर्ग अवयव होना चाहिए पहली बात, उसका जो सेखंडज निकलेगा वो एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। तब मैं आपको दो प्रकार से पहले बता देता हूं अलग अलग, ठीक है। दो हेडिंग से आपको ध्यान रखना। एक तो हम लिखेंगे 2 गुणा 2 कोटि के, 2 गुणा 2 कोटि के अवयव का सेखंड, अवयव का सेखंडज। पहली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे 2 गुणा 2 कोटि के अवयव का सेखंडज, ठीक है। मैं इधर पेज को बांट देता हूं पहले, और इधर हम लोग पढ़ लेते हैं 3 बाई 3। दो हैं सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान रखना। देखो उप सारणिक आएगा, सेखंड आएगा तभी सेखंड जा सकता, वरना नहीं आएगा, ठीक है। और हम लोग जो 2 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे वो हो जाएगा 3 गुणा 3 कोटि के अवयव का सेखंडज। 3 गुणा 3 कोटि के अवयव का क्या हो जाएगा, आपके सेखंडज निकाल लेते हैं साहब। एक अवयव लिखता हूं आपके सामने, ध्यान देना। 2 बाई 2 का लिखता हूं, तो हम नंबर नहीं लिख के हमारे पास जो पैटर्न होता है उसको ही फॉलो करते हैं। A11 A12 A21 और A22। ये आपके पास एक 2 बाई 2 कोटि का अवयव है, इसका आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। क्या निकालना, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, ध्यान रखना, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए में सारणिक ही रहता है, ध्यान रखना। पहले कह दूं मैं आपको, निकालने में तो आप सारणिक वगैरह से उप सारणिक, इसमें आपको उप सारणिक सेकंड किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना। देखो इसमें 2 चीजों के ऊपर गौर करना है सबसे ज्यादा। एक इस चीज का, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको आपको परस्पर बदलना। क्या करना है, इन दोनों को आपस में परस्पर बदल दो। परस्पर बदलने का मतलब हो जाएगा ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A22 और ये हो जाएगा A11। ये आप लोगों ने कर दिया, ठीक है सर। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वर्ड, ये इसमें आपको लिखना है चिन्ह बदली। क्या करिए आप लोग, चिन्ह बदली। चिन्ह बदलने का मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अभी तो प्लस है तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, माइनस। तो माइनस A21 और माइनस का A12 और ये 2 गुणा 2। तो 2 गुणा 2 का तो आपको उप सारणिक का जो सेखंड है उसका निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको किसी भी प्रकार की, वादा है मेरा। उसमें ज़्यादातर समस्याएं आती नहीं, उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती, आप इजी वे में कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से एक लोग थोड़ा सा इस पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और कभी आपको पूछ ले कि एडजॉइंट ऑफ ए का मान पूछ ले, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, उसके सारणिक का मान पूछ ले, तो आपको इसमें एक शॉर्टकट याद रखना है, सारणिक a की घात n-1। ठीक है, इस सूत्र को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा MCQ के अंदर बहुत ज्यादा सूत्र ये काम आता है, ठीक है।
और n बराबर क्या है कोटि। n बराबर क्या कहलाएगी, इसकी कोटि कहलाएगी। सारणिक एक के मान की n-1, अगर 3/3 कोटि का तो n 3 रख देंगे, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा आपके पास, तो सारणिक एक का स्क्वायर 4 आए तो 4 हो जाएगा, 2 आए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। क्या मैंने जो बात बोली आपके पल्ले पड़ गई क्या? यहां तक कोई समस्या होनी नहीं थी भाई। कहने का मतलब इसमें आपको 2/2 के कोटि के अवयव में सेखंड निकालने के लिए उप सारणिक सेखंड निकालने की जरूरत नहीं। आप लोग क्या करेंगे, जो भी ये दो इधर दे रखे होंगे इनको आपस में बदल दो। बदलने का मतलब ऐसे बदल दो, अपनी जगह एक दूसरे को चेंज कर दो। और ये जो नंबर होंगे इनके चिन्ह बदलने, प्लस कहें तो दोनों माइनस के कर दो और माइनस कहें तो प्लस कर दो। इस बात को ध्यान रखना, ये 2/2 का आपको ध्यान रखना, ठीक है। 3/3 में आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा मैं पहले लिख देता हूँ 3/3, क्योंकि 3/3 में तो आपको निकालना पड़ेगा, कोई ट्रिक है नहीं। कोई बच्चे ऑफलाइन क्लास में जिद कर लेते सर बता दो इसकी, इतना बड़ा कैसे होगा, तो करना पड़ेगा सर, है ना। मैं आपको कभी कोई हार्ड चीज़ नहीं बताऊंगा। हम तो कोशिश यही करते हैं कि जितनी हो उतना सिंपल तरीके से आपको चीज़ें समझाएं और आपको जल्दी समझ में आए। A31 A32 A33 3 गुणा तीनों आपके पास हो गए। अब एडजॉइंट निकालने से पहले इसका सेखंड इस बार निकालना पड़ेगा। और सेखंड निकालने से पहले क्या निकलेगा, तो आप ध्यान देना, इसका पहले हम लोग सेखंड निकालें। तो A11 का सेखंड क्या होगा, कैपिटल A11। A12 का सेखंड क्या होगा, कैपिटल A12। ऐसे कैपिटल A13। भाई सेखंड ए से लिखा जाता है और किससे लिखा जाता है, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32 और कैपिटल A33। ये आपके पास आ गया। और अगर आपके पास ये आ गया तो अब इसका एडजॉइंट ऑफ A आपको निकालना। इसका क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ। 2/2 में मैंने आपको ट्रिक बता दी, अगर है तो मैं बता दूंगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं। इसमें आपको पहले जो भी 9 अवयव दे रखे होंगे उनका उप सारणिक निकलेगा। उप सारणिक निकलने के बाद सेखंड निकलेगा और सेखंड को इस प्रकार से लिखना है। सेखंड हम लोगों ने लिख दिया। सेखंड निकालने के बाद इसका डेस लेना है। कुछ याद आया, डेस का मतलब अवयव ए का परिवर्त। कुछ याद आया आपको, अवयव ए का क्या लेना, आपको परिवर्त लेना। इस अवयव ए के परिवर्त को हमने क्या बोला था, परिवर्त का मतलब होता है कि पंक्ति स्तंभ बन जाएगी। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये तो दूसरे चैप्टर पढ़ा था। तो पहले वाली पंक्ति पहले वाला स्तंभ बन जाएगा A11 A12 A13। दूसरी पंक्ति A21 A22 23। तीसरी पंक्ति A31 A32 और A33। ये ध्यान रखना। तो आपको पहले उप सारणिक निकालना है। उप सारणिक निकालने के बाद सेखंड निकालना है और जो सेखंड आएगा उसका परिवर्त लेना है। तब जाकर 3/3 कोटि के अवयव का क्या निकलेगा, आपके सामने सेखंडज निकलने वाला है। सब क्या निकलने वाला है, सेखंडज निकलने वाला है। 2/2 में आपको मैंने ट्रिक बता दी थी तो बता दी। 3/3 में कोई ट्रिक बनी नहीं। झूठी कोई ट्रिक बनाने की कोशिश मत करना कि हाँ सर ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं। आपको उसमें तो 3/3 का ही सवाल आता ज़्यादातर। 3/3 में तो आपको प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। उप सारणिक निकालो, सेखंड निकालो, फिर सेखंड को लिखो और उसका परिवर्त लोगे तो आपके पास उसका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना। और 2/2 में मैंने आपको बता दिया, कोई समस्या नहीं। 2/2 में किसी में समस्या नहीं, ना तो सेखंड में समस्या है, ना उप सारणिक में समस्या है और ना ही आपके सेखंडज में समस्या। समस्या पैदा होगी आपको 3/3 के कोटि का अवयव। और सवाल 3/3 कोटि का यूपी बोर्ड में तो विशेष तौर पर बड़ा वाला सवाल ही बनता है। यूपी बोर्ड में तो बड़ा वाला सवाल बनेगा 3/3 में व्युत्क्रमणीय अवयव वगैरह निकालने का। करो साहब इसको, ज़्यादा बची नहीं है लैंग्वेज, हम लोग कर रहे हैं फटाफट। अभी काम कर लेते हैं, इसको काम करते हैं, इजी वे में इसको आगे बढ़ाते हैं। ये करो अभी, मुझे इसका अवयव का व्युत्क्रम बताना। क्या बताना, अवयव का व्युत्क्रम बताना। व्युत्क्रम में 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ
आगे यहाँ तो आ तो सकती है, लेकिन इतना मजा नहीं है, अगली स्लाइड में मैं आपको बता दूँ। पहले आप ये कर लो, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, व्युत्क्रम पढ़ाता हूँ, फिर उसमें है ना जो आपके पास समीकरणों का अवयव विधि से हल ज्ञात करना, उससे आपको बता देता हूँ, फिर लैंग्वेज खत्म है, ज़्यादा बची नहीं है, टेंशन मत लो आप लोग, हो जाएगा अभी जल्दी। मैं चीज़ें छोड़ूंगा नहीं, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, चिंता मत करो आप लोग। ठीक है, तो उम्मीद है मैंने जो आपको अवयव का सेक खंड यानी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बताया, बढ़िया तरीके समझ में आ गया। 2x2 की ट्रिक है, 3x3 का प्रोसेस है। 3x3 में पहले उसका उपसारणिक निकलेगा, उपसारणिक निकलने के बाद सेक खंड सिंपल, ये चिंता मत करो, केवल चिन्ह चेंज करने होते हैं। और कैसे करने, मैं हूं ना आपके सामने, सवाल करूँगा, चिंता मत करो। उपसारणिक निकला, फिर सेक खंड निकालना। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना, जो उपसारणिक सेक खंड आएंगे उनको लिखना, उसका परिवर्त आपको लेना। परिवर्त का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, बात खत्म। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं आपके अवयव का व्युत्क्रम, लेकिन अवयव के व्युत्क्रम को पढ़ने से पहले मैं आपको 2 हेडिंग पढ़ाने वाला। पहले हम लोग आपके पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय अवयव। क्या पढ़ेंगे हम लोग आपके व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है कभी भी, बताओ, बोलो। तो आप लिखोगे एक वर्ग अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। एक वर्ग अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है यदि आपने अगर उस सारणिक का मान निकाला है वो 0 के बराबर नहीं है। 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, धनात्मक आए तो भी ठीक, ऋणात्मक आए तो भी ठीक, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। 0 आने पर वो अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा और फिर हम लोग उसका व्युत्क्रम निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, ये हो गया। और इसमें आपको एक स्थिति ध्यान रखनी, स्थिति क्या ध्यान रखनी है, आप लिखोगे समीकरण निकाय। अगर ऐसा आ गया मान आपके पास, समीकरण निकाय संगत होगा। संगत और असंगत के सवाल हैं आपके किताब में। अगर आपके पास आपने सारणिक A का मान निकाला और उसका 0 उत्तर नहीं आया तो समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है जी, ये हेडिंग आपको ध्यान रखनी। व्युत्क्रमणीय अवयव का मतलब है सारणिक 1 का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 आ गया तो अव्युत्क्रमणीय अवयव हो जाएगा। मैं अभी आपका लिख रहा हूं। ठीक है, अगली हेडिंग हमारे सामने हो जाएगी अव्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक है, अव्युत्क्रमणीय अवयव की परिभाषा क्या हो जाएगी, एक वर्ग अवयव अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है, अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है यदि सारणिक A का मान कितना आ जाए, 0। क्या आ जाए, सारणिक A का मान अगर आपके पास 0 आ गया तो उस कंडीशंस में ये क्या कहलाएगा, आपका अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा। और इस स्थिति में आपको याद रखना है समीकरण निकाय। क्या याद रखना है, समीकरण निकाय असंगत होगा। इस कंडीशंस में आपको याद रखना है कि जो समीकरण निकाय होगा वो क्या हो जाएगा, आपका असंगत हो जाएगा। 2 चीजें हैं, अगर आपने उस सारणिक का मान निकाला वो 0 आ गया तो अव्युत्क्रमणीय होगा, यानी समीकरण निकाय असंगत होगा। और अगर आपके पास सारणिक A का मान 0 नहीं आया, 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है, प्लस माइनस, सारणिक नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी दे सकती है, 0 भी दे सकती है, ध्यान रखना। 0 आने पर अव्युत्क्रमणीय है, समीकरण निकाय असंगत होगा। अगर 0 नहीं दिया, 0 के अलावा कुछ भी मान दिया, धनात्मक और ऋणात्मक, तो वो व्युत्क्रमणीय होगा। इसका मतलब समीकरण निकाय क्या होगा, आपका
क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, मतलब संगत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग हेडिंग पढ़ते हैं अवयव का व्युत्क्रम। गजब का टॉपिक है, इसके ऊपर सवाल आते हैं। ठीक है, तो अवयव का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, आप लिखोगे अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव बराबर ए इनवर्स से लिखा जाएगा, और कैसे ज्ञात होगा, 1 बटा सारणिक ए का मान और एडजॉइंट ऑफ ए। सूत्र याद रखना सभी। अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव होगा ए इनवर्स बराबर 1 बटा सारणिक ए के मान और हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ए को ए इनवर्स से गुणा करोगे तो हमेशा आई आएगा। किसी अवयव को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर आई आता है, आई का मतलब उसका तत्समक अवयव आता है। ये बात आपको कोई सवालों में बहुत ज़्यादा काम आती। तो जब मैं लिखूँ तो मूड आपका ख़राब नहीं हो, सर कैसे लिख दिया है। मूड अच्छा ही रखना हमेशा ना, मूड अच्छा होगा तो मैथमेटिक्स ज़्यादा आएगी आपको। तो ये आपके सामने बोर्ड के ऊपर मैंने जो बातें लिखी है वो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखनी है। करो साहब इनको, जितना हो सकता है उतना बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बता दी। ठीक है, और ये शायद मेरे हिसाब से बात आप लोग आगे भी समझ गए होंगे, इसका उल्टा भी पॉसिबल होता है। ठीक है, अगर ए इनवर्स को ए से गुणा कर दिया तो भी क्या आता है, आई आता है। ये तो आपको क्रम विनिमय नियम का पता होना ही चाहिए सबको। और आपको सर है सर, ये तो कोई समस्या नहीं। पल्ले बढ़ गई ना बातें। ओके जी। और ये बात ध्यान रखना, अगर कोई व्युत्क्रमणीय अवयव है तभी उसका अस्तित्व होगा। भाई व्युत्क्रम अवयव का अस्तित्व कब होगा, जब वो व्युत्क्रमणीय अवयव। क्यों, क्योंकि अगर ए व्युत्क्रमणीय हुआ तो उसके सारणिक ए का मान 0 आ गया, बटा में 0 आते तो इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड अपरिभाषित हो जाता है ना। इसका मतलब इसके लिए ये अप्लाई नहीं होता है। व्युत्क्रमणीय अवयव का यानी अवयव का व्युत्क्रम का अस्तित्व कब होगा, जब वो आपका अवयव क्या होना चाहिए, व्युत्क्रमणीय अवयव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, व्युत्क्रमणीय अवयव होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। जितनी बातें मैंने लिखी शॉर्टकट में ही लिखनी है आपको बढ़िया तरीके से, और चाहो तो इतना नहीं लिख के व्युत्क्रमणीय अवयव में ये लिख सकते हो। बात खत्म, याद होना चाहिए। कोई पूछे क्या होता है, ये होता है, सब बात खत्म। हाँ जी साहब, क्लियर कट हो गई सारी बातें एकदम बढ़िया तरीके से, मज़ेदार एकदम शानदार तरीके से। करो साहब इनको, करो करो जी करो इसको। एक हेडिंग और बची है वो बताते हैं। ठीक है, वो है अवयव के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल आपको बताना अवयव विधि से। कौन सी विधि से बताना, अवयव विधि से आपको रैखिक समीकरणों का हल बताना। आपको दो प्रकार के समीकरण दे रखे होंगे, एक 2x2 कोटि का होगा 2 समीकरण, एक होगा 3x3 का। ठीक है, करो सर, करो जी करो इनको फटाफट। 2 चर होंगे 2 हो जाएंगे, 3 होंगे 3 हो जाएंगे, कोई समस्या है नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है मैंने आपको व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय अवयव और अवयव का व्युत्क्रम जो समझाया है ये याद रखना, ये काम का। एक तो इस सूत्र से भी आता है, किसी की मदद लेके भी हो सकता है, उसमें ये काम आता है। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग आपके सामने आने वाली है कि अवयव विधि द्वारा रैखिक समीकरणों का हल कैसे ज्ञात किया जाता है। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं अवयव विधि द्वारा आपको समीकरणों का हल कैसे किया जाएगा। तो हमारी हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है इसमें, तो आप लिखोगे अवयव विधि से अवयव विधि से रैखिक समीकरणों का हल। इसमें 2 प्रकार के आ सकते हैं, या तो आपके पास 2 समीकरण आ जाएंगे, या कितने समीकरण आ सकते हैं, 3। अगर 2 समीकरण आएंगे 2 चर होंगे x और y, 3 समीकरण आएंगे 3 चर होंगे। तो मैं आपको दोनों ही बता देता हूं। ठीक है, एक नंबर, एक समीकरण हो जाए सपोज दैट a1x
B1y बराबर हो जाए C1, दूसरा हो जाए A2x B2y बराबर में क्या हो जाए C2। पहली बात तो यहां तक देखो एक बार, 2 समीकरण और 3 समीकरण मैं आपके सामने लिख देता हूं एक बार, फिर कोई समस्या आपको आएगी नहीं, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको आने वाली नहीं। ठीक है, यहां से क्या होगा कि आपको इसका व्युत्क्रम निकालना पूछा जा सकता है, तो इसके अंदर आपको 3 बातें लिखनी होगी। एक तो आपको सबसे पहले इसमें ए अवयव लिखना होगा। क्या लिखना होगा? ए अवयव। ए अवयव वो होगा जो एक्स और वाई के गुणांक होंगे, तो ए अवयव हो जाएगा A1 B1 A2 और B2। ए अवयव हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास एक आएगा बी अवयव। बी अवयव होगा जो ये बराबर में लिखा है, ये बड़ा C1 और क्या आ जाएगा C2। ठीक है, एक हमारे पास कैपिटल एक्स अवयव आएगा जिसके अंदर जो 2 चर निकालने उसके मान आपको लिखना। ये आपको ध्यान रखना साहब, अगर आपके पास 2 समीकरण ऐसे आए तो पहले ए अवयव में x का गुणांक y का गुणांक ऊपर लिखा जाएगा, दूसरे समीकरण से x का गुणांक y का गुणांक नीचे लिखा जाएगा। ये ए अवयव हो जाए। अभी 3/3 का बता रहा हूँ, 3 समीकरण, तो 3 आते ही x y z तीनों आएंगे। b क्या होगा? जो बराबर में लिखा होगा हमेशा C1 C2। और कैपिटल एक्स कौन होगा? कैपिटल एक्स होगा जो आपके पास चर के मान आपको निकाल। वैसे मैं आपको 3 समीकरणों का बता देता हूँ। सही, 3 समीकरणों का कैसे सर? 3 समीकरणों में आप ध्यान रखेंगे, समीकरण बनेगा A1x B1y प्लस C1, तो बराबर में कौन बचा? प्लस C1z होगा ना, 3 है तो बराबर में कौन हो जाएगा? D1, एक चर बढ़ गया। A2x B2y C2z बराबर D2 A3x B3y C3z बराबर हो जाएगा D3। क्या हो जाएगा? D3 हो जाएगा। यहां से आपको एक ए अवयव निकालना। मैंने बोला था ए अवयव कौन होता? पहले समीकरण से x का गुणांक ऊपर लिखा जाएगा A1 B1 और C1, दूसरे समीकरण से A2 गुणांक लिख देना B2 और C2, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, A3 B3 और C3 लिख दी हम लोगों ने। इसके बाद आपको एक बी अवयव चाहिए। बी कौन होगा? जो बराबर में है यहाँ पर, तो बी हो जाएगा D1 D2 और D3। ठीक है, और कैपिटल एक्स अवयव होगा एक आपके पास, उसके अंदर जो तीनों चर हैं आपके पास x y और क्या हो जाएगा z। और यहां से अगर आपको एक सूत्र पता है तो उस सूत्र का आपको हमेशा ध्यान रखना। क्या सूत्र है? सूत्र हमेशा ध्यान रखना है कि ax बराबर में क्या आता है? b आता है। ठीक है, तो आपको अगर x निकालना है तो सूत्र याद रखना है a इनवर्स b। ये सूत्र काम का है। a उधर जाने पर क्या बन जाएगा? a इनवर्स बन जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर x मतलब x y z निकालना है या x और y निकालना है तो पहले a इनवर्स निकालना पड़ेगा। a इनवर्स कैसे निकलेगा? a इनवर्स से पहले उस सारणी का मान निकालना, एडजॉइंट निकालना उसका सेकंड, 2/2 3/3 के हम दोनों सवाल करेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना, एक एक सवाल करवाऊंगा, एक सवाल होने के बाद पैटर्न सेट होना चाहिए कि अगर ऐसा है तो ऐसा करना है, ऐसा है तो ऐसा करना है। कृपया करके ये बात ध्यान रखना। इस चैप्टर में जिस बच्चे ने पैटर्न सेट कर लिया दिमाग में, उसको ये चैप्टर बड़ा लगता ही नहीं। अगर सारे सवाल करने आप लोग बैठ जाओगे ना, मैं गारंटी लेता हूँ 10 से 12 घंटे कम पड़ेंगे। कितने घंटे कम? 10 से 12 घंटे भी कम पड़ जाएंगे आप लोगों के लिए। आप मिलाते जाना जब तक किसी चैप्टर में आप लोगों ने पैटर्न सेट नहीं किया। हाँ, अगर कोई चैप्टर होता है समाकलन, अब समाकलन हर सवाल नए तरीके से होता है तो वो एक अलग प्रैक्टिस होती है। अब हर सवाल अगर नए तरीके से होता है, मैं वन शॉट में पढ़ा रहा हूँ और मैं पढ़ा दूँ तो उस चैप्टर में तो 50 घंटे लगेंगे। कितने घंटे? 50 घंटे। तो क्या करो, 50 घंटे का मतलब हो गया मुझे 2-3 दिन रिकॉर्डिंग करनी है सुबह से शाम तक, ऑफलाइन कोचिंग तक छोड़नी पड़ेगी। इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। आगे बात समझ में? नो डाउट, कोई समस्या नहीं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। अब कैसे सवाल काम करेंगे और कैसे नहीं, ये अवयव विधि से रैखिक समीकरणों का हल है। उससे भी आप लोग x यानी a इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। और a इनवर्स निकालना सिंपल ही, a आ गया तो उसका एडजॉइंट भी आ जाएगा, उसके सारणी का मान भी आ जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। वैसे ले लो सभी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, जितने शॉर्ट नोट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं वैसे के वैसे आपको लिखना। ठीक है, तो उम्मीद है मैंने जो आपके सामने वन शॉट तैयार किया है लैंग्वेज का, मेरी तरफ से मैंने बेस्ट दिया है। अब आप अपनी तरफ से बेस्ट देना, याद करना इनको, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा।
और कल की क्लास जो आएगी वो किसकी आएगी, आपके इसके क्वेश्चंस की आएगी, और फिर हम आपके MCQ वगैरह जो उनको सॉल्यूशंस कर लेंगे। तो बढ़िया तरीके से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहिए। आपका भाई मिलेगा आपसे कल इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस लेकर। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।